गुड मॉर्निंग क्लास 9। लेट्स डिस्कस वर्कशीट नंबर 28 जिसका टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। लास्ट वर्कशीट में हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके हैं मोशन, और उसमें हम पढ़ चुके थे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं उसका। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिसमें आपको केवल किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी प्रॉपर्टी का सिर्फ उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस, ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि आपके और आपके स्कूल के, आपके घर के और आपके स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप आंसर करोगे मैम 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, वट एवर इट इज़। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप जब घर से निकल के स्कूल जाते हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन डजेंट मैटर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ओके, इज कॉल्ड डिस्टेंस, whereas displacement is the direct length between any two points when measured along the minimum path between them. Remember this, the minimum path between them. Now imagine करो कि एक right angled triangle है, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कि आपकी शीट में दिखाया गया है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में, अभी रुको मैं शो करती हूँ, देखो जैसा आपकी शीट में, वर्कशीट में दिखाया हुआ है, ये पॉइंट ए बी सी रिप्रेजेंट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये लड़का है जिसको वो घर तक पहुंचना है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, या तो वो ए से लेकर के बी तक जा सकता है और बी से फिर सी तक, या वो डायरेक्टली ए सी वाला रास्ता लेकर के वहाँ पर पहुँच सकता है। दोनों ही रास्ते यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो। और आप सब पढ़ चुके हो पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग AC जो है वो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उस घर तक पहुंचने का 5। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो ये भी है भाई, A to B चले जाओ, B to C, यानी 3 + 4 दैट इज 7 मीटर्स। तो शॉर्टेस्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट दैट इज AC, और डिस्टेंस जो है वो 3 + 4 7, वो उसका डिस्टेंस कहा जाएगा। सो बैक अगेन विद दिस स्लाइड। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली दोनों की। अब सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा डिफरेंस में, कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी डायरेक्शन मेंशन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। लास्ट पॉइंट देखो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज वेयरएज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। अब ये कैसे होगा, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि पॉइंट ए और बी ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम पे एक्स एक्सिस में आपको पता है टुवर्ड्स दी राइट जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और टुवर्ड्स दी लेफ्ट जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ा हुआ है। सो ये कोई पर्सन है जो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो इस वैल्यू को आप लिखोगे एज +10 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट जाएगा। लेकिन जब वो पर्सन बी से ए की तरफ जाएगा तो भी डिस्टेंस जो है 10 मीटर्स ही कवर करेगा भाई, 10 मीटर चल के जाएगा, वापस 10 मीटर आएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है इट विल बी 20 मीटर्स। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A to B मूव करने में +10 मीटर्स एंड B to A वापस जाने में -10 मीटर्स, एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब जो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था उसमें देखो, उसने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, तो A से B तक जब वो डिस्प्लेसमेंट हुई तो पॉजिटिव वैल्यू 10 मीटर्स की, B से A जब गया वो नेगेटिव वैल्यू -10 मीटर्स की, और टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें कि भाई ए से बी पे गया लेकिन वापस वो ए पे ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0। ठीक है, तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई।
एक और एग्जाम्पल देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 meters in 1 minute by swimming back from one end to the other and back along the same straight path। इस लाइन को याद रखना कि back along that। तो अभी नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो, आप अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा, टोटल डिस्टेंस क्या था, वो स्टार्ट किया उसने स्विमिंग पूल में, 90 मीटर्स तैर के गई, वो वापस आ गई, तो टोटल कितना हुआ, 90 + 90। तो डिस्टेंस तो जो था वो 180 मीटर्स यहाँ पे लिख दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आ गई, इसलिए 0 मीटर लिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये एग्जाम्पल है, वहाँ से इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। अक्सर आपने ऐसी स्क्रीन देखी होगी, जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज़ 140, 143 ऐसे वैल्यूज़ हैं। रोड पर आपने साइन सिंबल्स देखे होंगे कि भाई स्पीड लिमिट क्या लिखा है, 50 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड सो ऑन। स्पीड क्या है, सभी को पता होगा, लोअर क्लासेस में भी और मैथ्स में आप हमेशा पढ़ते हो। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि द टोटल डिस्टेंस किसी टाइम ड्यूरेशन में, कि जैसे 40 किलोमीटर्स पर आवर था, यानी डिस्टेंस कितना है तो 40, और टाइम कितना है आर, यानी कि 1 आवर में कितना जो है कवर किया उसने, 40 कवर किया तो 40/1, यानी स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी इसको जानते हो। स्पीड से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे आज की शीट में, वो है एवरेज स्पीड का। अब एवरेज क्या होता है, मल्टीपल नंबर्स जब हम आपको दे दें तो आपको एवरेज निकालना आता है ना, उसमें से कैसे निकालते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम एवरेज स्पीड में लगाएंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन। अभी कैसे होता है, इसको समझने से पहले हमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन implies द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी along a straight line with steady speed, एक कांस्टेंट स्पीड पर, यानी अगर 40 किलोमीटर्स पर आ रहा है तो उसने कांस्टेंट वही मेंटेन रखा है। तो वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरिएबल स्पीड। अब जब आप गाड़ी अगर किसी को चलानी आती है तो उसको पता होगा, या आप अपने पेरेंट्स को देखते हो चलाते हुए, तो कभी आप कांस्टेंट स्पीड नहीं रख सकते। कभी कहीं रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ता है तो स्लो हो जाती है, कहीं खाली रास्ता है तो तेज़ भी कर लेते हैं, तो आप कांस्टेंट स्पीड नहीं रखते। ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स के बाद में भी आप उतना ही डिस्टेंस कवर करोगे जितना कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद में, यानी कि 10 मिनट्स कवर होने पर। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होगा ना वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन द टाइम इंटरवल, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इट इज़ एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेर एज नॉन यूनिफॉर्म में जो स्पीड होती है वो एक्चुअल स्पीड नहीं है, वहाँ पर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्पीड का डिस्टेंस और टाइम को लेकर, डिस्टेंस अब ले लेंगे y एक्सिस पर और टाइम ले लेंगे x एक्सिस पर, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो एक कर्व्ड लाइन का होगा। कैसे होगा अभी देखना। यहाँ देखो, ये डिस्टेंस का जो फर्स्ट आप ग्राफ देख रहे हो अपने आगे, इसमें डिस्टेंस जो है y एक्सिस पर लिया हुआ है और टाइम जो है वो x एक्सिस पर, और ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रखा है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, कैसे कर्व्ड लाइन वाले आपको ग्राफ मिल रहे हैं। एक बार इसमें इंक्रीजिंग मोशन है कि जब स्पीड बढ़ाई जा रही है, और दूसरे वाले में डिक्रीजिंग, जब कम की जा रही है स्पीड। ये दोनों ही कंडीशंस है। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ एक ग्राफ, इसमें देखो दिखा रखा है यहाँ पर y एक्सिस पर 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स दिखा रखे हैं, और नीचे जो है टाइम। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो बीच में ये पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे A, B, C वगैरह, ये सारे स्पीड के हैं। जहाँ पर ये पॉइंट जाएगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट B पर अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 40/60। ठीक है, किलोमीटर्स पर आर में आपको, सॉरी ये मिनट्स में दिया ना, तो इसको आर में कन्वर्ट कर दो। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर,
तो 40/1 दैट इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर। जब पॉइंट बी पर थी वो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, उस टाइम पर उसकी स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर्स पर आवर थी, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको ग्राफ देखने आने चाहिए। हो सकता है यहाँ पर 2-3 लाइन्स बना दे। अभी यहाँ पर मैंने पॉइंट ओ से एक ही लाइन दिखाई हुई है इस ग्राफ में, हो सकता है 2-3 लाइन्स हो, 2-3 ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हुई। आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि फास्ट मूव कर रहा है, तो आप कैसे कंसिडर करोगे? आप देखोगे वो पॉइंट्स को, वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट और टाइम का कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से स्पीड निकालोगे और बताओगे कि कौन सा व्हीकल है जो फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। पिछले ग्राफ में था, वहाँ पर टाइम जो है वो बदल रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर कांस्टेंट टाइम पर किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है ना। वेलोसिटी इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे स्पीड के बारे में, सॉरी डिस्टेंस मैंने कहा था कि स्केलर क्वांटिटी होती है, उसी तरह से स्पीड भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की तरह वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ग्राफ भी आपको लर्न करना है। ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो कर्व्ड लाइन बन रहा है ना, 0 से 2, 4, 6 और एकदम से वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ के जैसे कर्व्ड लाइन के फॉर्म में बनता है। कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, जैसा कि फर्स्ट ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था। सो वापस आते हुए इस कॉन्सेप्ट पे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू d/t, जहाँ v जो है वो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, d जो है वो टोटल डिस्टेंस है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं बेटा, टोटल डिस्टेंस है। अभी कैसे है ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से दिखाती हूँ, अपॉन द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल। नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, आपकी बुक में दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब SI यूनिट आपको ध्यान रखनी है। SI यूनिट क्या होती है? जो इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। तो स्पीड की इंटरनेशनल यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड और किलोमीटर्स पर आर। कोई एक आप यूज़ कर सकते हो, किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर्स पर आर कभी नहीं निकालना, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ हो। तो यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड होती है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको याद रखना। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं हम कि टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितना है। फर्स्ट वाले में 16 है, सेकंड वाले में 16 है। पहले वाले के लिए 4 सेकेंड्स था, दूसरे वाले के लिए 2 सेकेंड्स है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 32 मीटर्स अपॉन द टोटल टाइम। नाउ यू नो द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 32/6 मीटर्स पर सेकेंड। वैल्यू क्या है ये आप अपनी शीट में लिख करके अपनी टीचर को सेंड करोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।